हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम लोग का मैराथन क्लास है बिहार जीविका भर्ती का, और पोस्ट हम लोग का था अकाउंटेंट। मैराथन एमसीक्यू अर्थात ये मान के चलिए कि 100 एमसीक्यू आपको इसमें हम कराएंगे। किसका? लेबर लॉ एंड इकोनॉमिक लॉ। एक चीज आपको जानकारी के लिए मैं दे दूं कि जो आपके सिलेबस में लेबर लॉ और इकोनॉमिक लॉ दिया गया है, ये समझिए कि ये टोटल आपका क्या है? इनकम टैक्स है। क्या है? इनकम टैक्स है। मतलब ये समझिए कि 90% इनकम टैक्स है, बाकी जीएसटी और थोड़ा बहुत 2-3% इधर उधर का चीज है। लेकिन मेन इसमें सिलेबस में जो दिया गया है वो लेबर लॉ और इकोनॉमिक लॉ के अंतर्गत, तो वो टोटल है आपका इनकम टैक्स। तो ये मान के चलिए कि इस टॉपिक का ये आपका एक तरह से 90% क्वेश्चन होगा। रह गई भाई जीएसटी का, क्योंकि टाइम अब है नहीं, तो जीएसटी वाले के लिए आप यूट्यूब पे मेरा सर्च कर लीजिएगा, उसमें जीएसटी पूरा पढ़ा के भी रखे हैं और मैराथन क्लास के रखे हैं। और भी चीज की जानकारी दे दें, यदि आपके पास समय हो तो ऑडिटिंग पूरी मैराथन क्लास हमने पढ़ा कर रखा है। इनकम टैक्स पूरा पढ़ा कर रखा है 4-4, 5-5 घंटे में। उसका एमसीक्यू पढ़ाए हैं, यहाँ तक कि अकाउंट्स 1000 क्वेश्चनों का एक सीरीज चला है। आप वहां से भी रिवीजन कर सकते हैं। कहाँ पे? हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। यदि वहां ना मिल पाए तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको जरूर मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट हमारे इनकम टैक्स के 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, इस मैराथन क्लास में आप लोग को कराने जा रहे हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इनकम टैक्स का, देखिएगा बिहार जीविका भर्ती इनकम टैक्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, जनरली लगभग सभी लोग जानते होंगे। पहला क्वेश्चन है कि आय कर है, इनकम टैक्स है, किस तरीके का टैक्स है? प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, व्यापार कर है, कि इनमें से कोई नहीं? भाई इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और जीएसटी होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जीएसटी भी आपके सिलेबस में है, इनकम टैक्स भी है। इनकम टैक्स यदि दिया है तो डायरेक्ट टैक्सेस है, और जीएसटी आपका होगा वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दो दो क्वेश्चन का सेट ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि आयकर की दरें निर्धारित की जाती है। जो हमारा इनकम टैक्स है उसका जो रेट है, ये रेट पूछ रहा है कि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। आयकर अधिनियम के द्वारा, कि वित्त अधिनियम के द्वारा, कि अध्यादेश द्वारा, कि सीबीडीटी की अधिसूचना द्वारा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो इनकम टैक्स का रेट का स्लैब है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो वित्त अधिनियम के द्वारा उसे निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना डाटा मैंने रखा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24, सपोज करिए कि कोई फाइनेंशियल ईयर है 23-24 का कर निर्धारण वर्ष कब होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि जो असेसमेंट ईयर कर निर्धारण वर्ष होता है, इसके ठीक बाद वाला वर्ष होता है। जो वित्तीय वर्ष होता है एक तरह से उसको हम गत वर्ष के नाम से जानते हैं, इसके आगे वाले वर्ष को हम कर निर्धारण वर्ष के नाम से जानते हैं। इसका कर निर्धारण वर्ष क्या हो जाएगा? 2024 और 25 होगा। ठीक है, अब इसमें से देखेंगे 2024-25 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। इसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर, और इसको बोलेंगे हम प्रीवियस ईयर, या एक तरह से ये फाइनेंशियल ईयर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। दूसरी चीज, टाइम कम है तो आप लोगों को एक क्वेश्चन पे बहुत लंबा नहीं ले चल रहे हैं, शॉर्टकट में ही चलते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, ठीक है ना? नहीं तो अब इसी को कई घंटे में हम घुमाते फिराते तो क्या फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर अधिनियम 1961 कब लागू किया गया? उन कह रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट कब लागू किया गया। वैसे आयकर अधिनियम जो हमारा 1961 है वो पूर्ण रूप से आपका जो लागू करने की बात है कि कब हुआ था, 1 अप्रैल 1860, 1 अप्रैल 1861, 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1965। तो सही आंसर है 1 अप्रैल 1962 को पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट, सट्टा है, लॉटरी है, या इससे रिलेटेड और भी कोई चीजें हैं, आदि पर आयकर की दरें क्या है? मतलब कह रहा है कि यदि कोई सट्टा या लॉटरी से कोई इनकम प्राप्त करता है तो कितना परसेंट टैक्स लगाया जाता है? 20%, 40%, 30%, 50%। तो कितना हो जाएगा? 30%। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे गेम वगैरह से देखते होंगे लोग पैसे जीतते हैं, तो वो पैसा यदि 10,000 रुपया अमाउंट से यदि अधिक होता है तो उस पर 30% का टैक्स लगता है, तो 30% टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभ्यस्त की आय कितने रुपए तक कर मुक्त या कर से छूट मिलती है। मतलब एक माइनर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से कम है, यदि कोई इनकम कमाता है तो कितने रुपए तक की छूट मिलती है। तब भाई उसे 1500 रुपए तक की छूट मिलती है। 1500 से अधिक कमाएगा तो टैक्सेबल होगा, 1500 रुपए कमाएगा तो टैक्स फ्री रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, धारा 87E के अनुसार छूट केवल किसके लिए उपलब्ध है। कह रहा है कि सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग कह रहा है छूट किसके लिए उपलब्ध है। मतलब धारा 87A के अंतर्गत छूट किसको मिलती है। केवल हिंदू अविभाजित परिवार के लिए, केवल निवासी व्यक्ति के लिए, केवल अनिवासी व्यक्ति के लिए, कि केवल व्यक्ति के लिए। भाई किसको मिलती है धारा 87A, सोच के बताइए। केवल निवासी व्यक्तियों को इस धारा के अंतर्गत छूट मिलती है। करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए कुल कितने शीर्षक होते हैं। मतलब ग्रॉस टोटल इनकम की यहाँ पे बात कर रहा है। ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय का मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। कह रहा है कि ग्रॉस टोटल इनकम में कुल कितने शीर्षक होते हैं। तो भाई इनकम टैक्स के 5 हेड हैं, वही 5 शीर्षक होते हैं। अब पता तो होगा ही कौन कौन से हेड हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 5 शीर्षक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5, माने सी में 5 है। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 महीने की अवधि को क्या कहा जाता है। मतलब कह रहा है कि हर साल जो 1 अप्रैल से हमारी शुरू होती है और वो 12 महीने की अवधि होती है और 1 अप्रैल से समाप्त होकर हमारा 31 मार्च तक की ली जाती है, क्योंकि इस बीच का ड्यूरेशन जो होता है वो 12 महीने की अवधि का होता है। उसे हम किस नाम से जानते हैं। गत वर्ष, लेखा वर्ष, कर निर्धारण वर्ष की वित्तीय वर्ष। वैसे देखेंगे तो 1 अप्रैल से 31 मार्च नियमतः वित्तीय वर्ष ही होता है, लेकिन इनकम टैक्स की दृष्टि से उसको हम कौन से ईयर के नाम से जानते हैं। तो उसी को हम असेसमेंट ईयर के नाम से हम जानते हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि यही अकाउंटिंग के टर्म के बेस पर हम देखेंगे तो उसे फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है, लेकिन इनकम टैक्स के बेस पे असेसमेंट ईयर। गत वर्ष से तात्पर्य है, प्रीवियस ईयर से क्या तात्पर्य है। वित्तीय वर्ष से कि कर निर्धारण वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष से, हिसाबी वर्ष से कि कैलेंडर वर्ष से। देखिएगा, गत वर्ष प्रीवियस ईयर का मतलब ये होता है जो कर निर्धारण वर्ष है। कर निर्धारण वर्ष का मतलब समझते हैं कि एक ऐसा वर्ष जिसमें करदाता अपने टैक्स का पेमेंट करता है, उसे कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें करदाता केवल आय कमाता है, उसको गत वर्ष कहा जाता है। तो कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष को ही हम गत वर्ष के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है। कह रहा है कि इनकम टैक्स उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है। किन व्यक्तियों पर लगाया जाता है, जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में करमुक्त सीमा से कम हो, बिल्कुल नहीं। जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में करमुक्त सीमा से अधिक हो, बिल्कुल सही। जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में 2,45,000 तक हो, गलत। जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में 2,50,000 तक, गलत। इनकम टैक्स उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है कि जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में करमुक्त सीमा से यदि अधिक होती है तो उस अधिक इनकम पर इनकम टैक्स लगाया जाता है। विभिन्न शीर्षकों की आय के योग कहलाता है। मतलब अभी मैंने पीछे बताया कि इनकम टैक्स के 5 हेड हैं, सैलरी से लेकर अदर सोर्सेस तक। उन 5 को जोड़ दिया जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, सकल कुल आय, कर योग्य आय, समायोजित आय। तो उसको हम सकल कुल आय के नाम से, ग्रॉस टोटल इनकम के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कुल आय से क्या आशय है। कुल आय मतलब टोटल इनकम। वेतन से होने वाली कमाई, ना भाई। घर की संपत्तियों से आय, नहीं भाई। व्यवसाय पेशे से लाभ, नहीं भाई। ध्यान दीजिएगा, धारा 80C से 80U तक के कवर किए गए कुछ भुगतानों और निवेशों के कारण कटौती की बात किया है। मतलब कहने का मतलब है कि जब हमारा ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाता है तो इसमें से सेक्शन
80C से लेकर 80U तक की कटौतियां घटा देते हैं और जो आता है वही हमारा टोटल इनकम होता है। ऑप्शन नंबर टोटल इनकम के लिए क्या हो जाएगा? डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, आकस्मिक आय किसे कहते हैं? कैजुअल इनकम किसको कहते हैं? ऐसी प्राप्तियां जो बिना किसी पूर्वानुमान से प्राप्त हो, ऐसी राशि जो संयोग बस प्राप्त हो, ए बी सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए बी सी डी। कैजुअल इनकम का मतलब होता है कि ऐसी इनकम जो बिना प्रयास से, भाग्यवश, अचानक, संयोग बस कहीं भी मिल जाए, जिसकी पहले से कहीं से उम्मीद नहीं थी, तो उसी को आकस्मिक आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध वार्षिक मूल्य में किस धारा के अंतर्गत कटौती घटाई जाती है? कह रहा है नेट एनुअल वैल्यू। हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन है कि नेट एनुअल वैल्यू में से जो डिडक्शन होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो पूछ रहा है किस सेक्शन के अंतर्गत घटाई जाती है? धारा 24, धारा 23, धारा 23(1), धारा 23(2). सोच के बताइए किस धारा के अंतर्गत होता है? धारा 23(1) के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी। कुछ सेक्शन भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है अब कुछ करने के लिए, इसलिए कि इतना जल्दी एग्जाम हो जा रहा है कि पूछिए मत। पहले से कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं, धड़ाक दे आ गया एडमिट कार्ड, चल भाई पेपर दो, थोड़ा सा आदमी डिस्टर्ब तो हो ही जाएगा। खैर उसी में स्ट्रगल ही है भाई, संजोग है, अब मेहनत करिए जो सफल हो जाए। भारत में कृषि आय है, ध्यान दीजिएगा, भारत में कृषि आय है। पूर्णतया कर मुक्त, पूर्णतया कर युक्त, पूर्णतया कर मुक्त, अंशतः कर मुक्त, अंशतः कर। सही ऑप्शन है कि भारत में जो एग्रीकल्चर इनकम होती है, खेती होती से हम लोग इनकम कमाते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता है। वो पूर्णतः क्या होती है? कर से मुक्त होती है। देखते होंगे कितना भी धान गेहूं हम लोग बोते हैं, क्योंकि किसान ही है अक्सर सभी लोग, तो वो क्या करते हैं, चाहे वो 1000 का हो, चाहे 10,000 का हो, चाहे लाख का हो, उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं मांगती। भारत में चाय के उत्पादन एवं विनिर्माण से आय का कितना % भाग कृषि आय होता है? अब यहाँ पूछ रहा है कि भारत में कहीं भी हम चाय का क्या कर रहे हैं? उत्पादन या निर्माण काम कर रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो टोटल की एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, जैसे चाय है, काफी है, रबड़ है, गन्ना है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि चाय का यदि हम उत्पादन और निर्माण काम का कर रहे हैं, तो उससे जो इनकम होती है वो न टोटल पूरा एग्रीकल्चर इनकम होगी, न टोटल बिजनेस इनकम होगी, लेकिन उसका कुछ भाग एग्रीकल्चर इनकम होती है, कुछ भाग बिजनेस इनकम होती है। तो पूछ रहा है आपसे कि एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी? 50%, 60%, 65%, 70%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताइए। इतना % भाग एग्रीकल्चर इनकम होगी और 40% भाग बिजनेस इनकम होगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है। कह रहा है कि टैक्स की गणना करने के लिए किस दशा में एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम में शामिल किया जाता है? अभी मैंने बताया एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन यहाँ ये भी इनकम टैक्स में कहता है एग्रीकल्चर इनकम हो रहा है, ठीक है, लेकिन यदि ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं तो आपको इनकम टोटल इनकम में शामिल की जाएगी, भले बाद में टैक्स हम माफ कर देंगे, वो अलग चीज है। यहाँ कह रहा है कि जब कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक हो, जब कृषि आय 10,000 से अधिक हो, जब कृषि आय 50,000 से अधिक हो, जब कृषि आय 5,000 से अधिक हो और कुल आयकर मुक्त सीमा से अधिक हो। सही ऑप्शन क्या होगा? डी, कि जब एग्रीकल्चर इनकम आपके 5,000 से अधिक हो और कुल आय जो हो वो टैक्सेबल इनकम से अधिक हो, तो ऐसी दशा में एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में काफी उगाकर, अभी मैंने बताया चाय वाला था पीछे क्वेश्चन, अब काफी वाला आ गया। काफी उगाकर उसको संसाधित करके उसको बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसका कितना % भाग कृषि में? चाय में तो पता चल गया 60% भाग कृषि आय है, तो काफी में कितना % कृषि आय बताइए? 50%, 60%, 70%, 75%? भाई 75%, ठीक ना? लेकिन किस दशा में? काफी उगाकर और उसको संसाधित करने की दशा में। 75% एग्रीकल्चर इनकम, 25% गैर एग्रीकल्चर। और यदि केवल काफी को उगाया जा रहा है और उसको पत्ते सुखाकर बेचा जा रहा है, तो ऐसी दशा में 65% होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, दो कंडीशन है यहाँ पे। यहाँ रबड़ के बारे में फिर कह दिया
कि भारत में रबड़ उगाकर, अब रबड़ उगाया जा रहा है और उसे लेटेक्स बनाकर बेचने से आय प्राप्त होती है, तो कृषि कितना परसेंट भाग कृषि आय होता है बताइए? 50%, 75%, 65%, 60%, 65% एग्रीकल्चर इनकम। चाय, काफी, रबड़ याद रखिएगा। चाय के दशा में 60, इसके दशा में 75 और ये रबड़ के दशा में 65। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के अंतर्गत कृषि आय को आयकर से मुक्त रखा गया? पूछ रहा है कौन से कानून के अंतर्गत एग्रीकल्चर इनकम को कर मुक्त रखा गया? आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत, आयकर अधिनियम की धारा 2(1) के अंतर्गत, आयकर अधिनियम की धारा 2(31) के अंतर्गत, आयकर अधिनियम की धारा 10(23) के अंतर्गत। किस अधिनियम के अंतर्गत एग्रीकल्चर इनकम हमारी क्या होती है? कर मुक्त होती है। पहला सेक्शन है कि आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? कर से मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं की कितने भागों में बांटा गया? मतलब रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटीज के बेस पर जो करदाता होते हैं कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी। भारतीय व विदेशी गलत, निवासी, गैर निवासी भारतीय गलत, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। एक तीसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है कि करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष, जो करदाता की निवासी स्थिति होती है वो प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। नहीं बदलेगी, निश्चित बदलेगी, इनमें से कोई नहीं भाई, बदलती रहती है। कोई जरूरी नहीं है कि बदलेगी, बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है, तो बदल सकती है, सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 24 नंबर, असाधारण निवासी कौन होता है? असाधारण निवासी, साझेदारी फर्म, कंपनी, व्यक्तियों का संघ, हिंदू अविभाजित परिवार। असाधारण निवासी भाई कौन होता है? सोच के बताइए। एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, वो असाधारण निवासी होता है। बाकी साझेदारी, कंपनी और व्यक्तियों का संघ असाधारण निवासी नहीं होते। भारत में उपार्जित आय कर योग्य होती है। भारत में मतलब ऐसी आय जो भारत में कमाई गई हो वो कर योग्य होती है। सभी करदाता के लिए, निवासी के लिए, साधारण निवासी के लिए, इनमें से अनिवासी के लिए। तो सही आंसर है सभी का। भारत में कमाया, भारत में प्राप्त किया, भारत में कमाया, विदेश में प्राप्त किया, विदेश में कमाया, भारत में प्राप्त किया। ये तीनों ही सिचुएशन, तीनों ही दशा में कर योग्य होती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर कि एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है, निवासी के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा। मतलब एक ऐसा आदमी जो भारत का नागरिक है और रोजगार के उद्देश्य से, जैसे विदेश लोग जाते हैं कमाने के लिए, विदेश जाता है कमाने के लिए, तो पूछ रहा है वो कितना दिन भारत में ठहरेगा कि वो निवासी माना जाएगा? 182, 90, 60, 180। सोच के बताइए कितना दिन ठहरेगा? 182 दिन ठहरेगा तभी वो भारत का निवासी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। अमेरिका में कमाई गई वहीं प्राप्त आय किसके लिए भारत में कर योग्य होगी? मतलब ऐसी आय जो अमेरिका में कमाया, अमेरिका में प्राप्त किया, केवल निवासी की दशा में कर योग्य होगी। निवासी, साधारण निवासी, निवासी, साधारण निवासी, असाधारण निवासी दोनों, निवासी और निवासी दोनों, निवासी या साधारण निवासी और निवासी सभी के लिए। बताइए किस दशा में? निवासी या साधारण निवासी की दशा में, मतलब निवासी को ही साधारण निवासी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्राप्त समझी जाने वाली आय किस श्रेणी में करदाता के लिए कर, मतलब ऐसी आय जो भारत में कमाया, भारत में पाया, किस दशा में कर योग्य होगी? सभी करदाताओं की दशा में। इसी से रिलेटेड एक पीछे क्वेश्चन भी आया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सरकारी कर्मचारी जो भारत का नागरिक है, एक सरकारी कर्मचारी जो भारत का नागरिक है, विदेश में सेवा करते समय भारत सरकार द्वारा दिया गया वेतन, मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, भारत का नागरिक भी है, भारत के काम से वो विदेश में नौकरी करने के लिए जाता है, जैसे विदेश मंत्रालय में हो, उसको जो वेतन दिया जा रहा है, पूछ रहा है कहाँ कर योग्य होगा? भारत में कर योग्य नहीं है, भारत में कर योग्य है। सही ऑप्शन क्या है? वो भारत का काम कर रहा है, चाहे भारत में रह करे चाहे भारत के बाहर करे, वो जो सैलरी पाएगा वो भारत में कर योग्य होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक इसी तरह है कि एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में भारत आया, मतलब एक भारतीय नागरिक है, कहीं रह रहा है,
गत वर्ष में भारत आया। भारत का निवासी बनने के लिए भारत में गत वर्ष में उसे कितना दिन रहना अनिवार्य है, मतलब यहाँ का रेजिडेंस बनने के लिए उसे कितना दिन रहना जरूरी है। तो भाई ऐसी दशा में निवासी बनने के लिए 182 दिन रहना भारत में जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में आयकर से मुक्त आयों का उल्लेख किया गया। कह रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की किस सेक्शन में कर मुक्त आयों का उल्लेख किया गया है। धारा 10, 80, 88 में से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन है धारा 10। फिर इसी तरह कह रहा है कि एक नाबालिग बच्चे की आय अभिभावक करदाता की आय में जोड़ी जाएगी यदि वह, कह रहा है एक नाबालिग बच्चा है, वो कुछ पैसा कमाता है, आय कमाता है, उसके अभिभावक उसके पिता की आय में जोड़ी जाएगी। कब? जब 1500 रुपये से अधिक है, 1500 है, नाबालिग की संपूर्ण आय, नाबालिग की संपूर्ण आय कर मुक्त होगी। भाई जब वो 1500 रुपये से अधिक होगी तब जोड़ी जाएगी, उससे पहले नहीं जोड़ी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। 32 तक हुआ। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। 33 नंबर कि डाकखाने के व्यक्तिगत बचत खाते पर अधिकतम ब्याज कर मुक्त है। पोस्ट ऑफिस के पर्सनल अकाउंट पर कितना रुपया ब्याज कर मुक्त होता है? 2500, 3500, 4500 संपूर्ण राशि। भाई 3500 रुपये, मान लीजिए डाकखाने में सेविंग अकाउंट में पैसा जमा किए हैं, उस पर ब्याज मिल रहा है, 3500 तक ब्याज मिलेगा तो एक भी पैसा टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा मिलेगा तो लगेगा। निम्न में से कौन सी आय कर मुक्त है? नीचे कुछ इनकम का नाम दिया गया है, पूछ रहा है इनमें से कौन कर मुक्त है। कर मुक्त मतलब जिस पर टैक्स। तो सांसद सदस्य, ध्यान दीजिएगा, सांसद सदस्य को प्राप्त होने वाला दैनिक भत्ता, मतलब एक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसको जो दैनिक भत्ता प्राप्त होता है, वो पूछ रहा है कर मुक्त होता है कि कर के उद्देश्य से कुल आयों में जोड़ी जाने वाली आय है कि कर योग्य होता है कि इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए क्या होता है भाई। कर मुक्त होता है। एक सांसद को जो भी भत्ता मिलता है डेली वाइज जो भी काम करने के लिए, तो वो पूर्णतया क्या होता है? कर मुक्त होता है, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता। अगला है सुकन्या समृद्धि खाते का उल्लेख आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया? देखिएगा एक नया ये क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि खाता। जानते ही होंगे कि 0 से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए डाकखाने में एक स्कीम चलाई जा रही है, तो वो इनकम टैक्स के अंतर्गत आता है कि सुकन्या समृद्धि खाते का उल्लेख जो इनकम टैक्स एक्ट के पूछ रहा है किस सेक्शन में किया गया है। धारा 10, 11 ए, 10, धारा 13 ए, 11 2 सी, 11 10। सही आंसर है पहला 10, 11 ए के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाकखाने के बचत खाते के अंतर्गत संयुक्त खाते पर अधिकतम ब्याज कर मुक्त है। जैसे पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में, लेकिन मान लीजिए सिंगल खाता नहीं है, ज्वाइंट खाता है। ज्वाइंट खाते का मतलब समझ रहे हैं ना, ज्वाइंट खाता है तो उस पर अधिकतम ब्याज कितना कर मुक्त होता है? 1000, 7000, 5000, 2000, तो 7000 होता है। सिंगल अकाउंट होगा तो 3500, ज्वाइंट अकाउंट होगा तो 7। अपने कर्मचारियों या उन पर आश्रितों के कल्याण हेतु कोष से जो आय होगा वह है, मतलब कह रहा है अपने कर्मचारी या उनके आश्रित के कल्याण के फंड में जो आय जमा होती है वो क्या होता है? कुछ कर्मचारियों के लिए कर योग्य है, सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त है,
कि सभी कर्मचारियों के लिए आंशिक कर योग है कि कुछ कर्मचारियों के लिए कर मुक्त है? सोच के बताइए सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होती है। कर्मचारी कल्याण फंड में जो पैसा जमा होता है वो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, एक ऑप्शन नीचे चला गया है। शिक्षा भत्ता कर मुक्त है एक व्यक्ति के लिए कि 4 व्यक्तियों के लिए कि 2 व्यक्तियों के लिए? 2 व्यक्तियों के लिए एजुकेशन अलाउंस कर मुक्त होता है, 100 रुपया प्रति बच्चा प्रति माह, अधिकतम 2 बच्चे। व्यक्ति लिखा है क्योंकि होना चाहिए बच्चे। अगला क्वेश्चन, ये मकान किराया भत्ता से संबंधित है। मकान किराया भत्ता है पूर्णतः कर मुक्त होता है, एक सीमा तक कर मुक्त होता है, बड़े शहरों में कर मुक्त होता है, सरकारी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होता है। तो ये मकान किराया भत्ता किसके लिए कर मुक्त है? मकान से, क्योंकि कर मुक्त भत्तों को जब पढ़ेंगे आप लोग तो 3 तरीके के भत्ते होते हैं, पूर्णतः कर योग, पूर्णतः कर मुक्त, आंशिक रूप से कर योग और आंशिक रूप से कर मुक्त, सैलरी के अंतर्गत है। तो जो मकान किराया भत्ता है एक सीमा तक क्या होता है, कर मुक्त होता है, उसके बाद कर योग। पटना में रहने वाले कर्मचारी को प्राप्त मकान किराया भत्ता कर मुक्त है। ध्यान से सुनिएगा, पटना में रहने वाले कर्मचारी को प्राप्त मकान किराया भत्ता कर मुक्त है। पटना एक शहर के बारे में बात किया गया। वास्तविक मकान भत्ता 10% वेतन से अधिक दिया गया किराया या जो भी कम हो। अब कह रहा है कि कितना भाग कर मुक्त होगा। वेतन का 40%, वेतन का 50%, के वेतन का 60%, के वेतन का 75%। ध्यान दीजिएगा, यदि मकान दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में है तो वहाँ वेतन का 50% होता है, और अन्य किसी भी शहर में है तो वहाँ वेतन का 40% होता है। ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि पेंशन किस शीर्षक के अंतर्गत कर योग है। जो हमको पेंशन मिलती है लोग को नौकरी से रिटायर होने के बाद से, वेतन में, वेतन ही में होता है, अन्य साधनों से आय में, पूंजी लाभ में, पैसे में। सही ऑप्शन है ए। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा यदि पेंशन के आगे पारिवारिक शब्द जोड़ा है, मतलब पारिवारिक पेंशन होगा तो अन्य साधनों में चला जाएगा, लेकिन केवल पेंशन होगा तो वेतन में जाएगा। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड खाते में जमा ब्याज कर मुक्त है, मतलब प्रोविडेंट फंड पीपीएफ अकाउंट में जो पैसा लोग जमा करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है। पूछ रहा है कितना परसेंट इंटरेस्ट कर मुक्त होता है। 8%, 9%, 9.5%, 10%। 9.5% तक क्या होता है, कर मुक्त होता है। रेट याद रखे रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। 44 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा और इधर कर दे, कट रहा था। इस शहर में नियोक्ता का मकान रहने को दिया गया, मकान की सुविधा का मूल्य कर योग होगा। मतलब कह रहा है कि किसी शहर में नियोक्ता का मकान मकान दिया गया रहने के लिए, मतलब जो एम्प्लॉयर है उसको जहाँ नौकरी कर रहा है उस शहर में उसको मकान दिया गया, किस काम के लिए, रहने के लिए। कह रहा है मकान की सुविधा का मूल्य कर योग होता है, प्रत्येक कर्मचारी के लिए, विशिष्ट कर्मचारी के लिए, अधिकारी के लिए कि डायरेक्टर के लिए? सोच के बताइए किसके लिए कर योग होता है भाई। मकान की सुविधा का जो मूल्य सुविधा होती है केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए क्या होती है, कर योग्य होती है, सबके लिए नहीं। छोटे कर्मचारी वो क्या करेंगे। विशिष्ट कर्मचारी कौन होते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि विशिष्ट कर्मचारी कौन होते हैं? जिनका वेतन 50,000 वार्षिक है, जिसका वेतन 50,000 वार्षिक से कम है, जिसका वेतन 50,000 वार्षिक से अधिक है, उपरोक्त से। तो सही आंसर है जिसका वेतन 50,000 वार्षिक से अधिक है, वो विशिष्ट कर्मचारी की कैटेगरी में आती है। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रहा है, एक कर्मचारी को ग्रेचुटी प्राप्त नहीं होती, उसे प्राप्त एक मुफ्त पेंशन कर योग होगी। कह रहा है कि एम्प्लाई है उसको ग्रेचुटी प्राप्त नहीं होती, कह रहा है उसे प्राप्त एक मुफ्त पेंशन कितना कर योग्य होगी। पूछ रहा है टैक्सेबल कितना, ग्रेचुटी जब नहीं मिलती है तो पेंशन का कितना भाग कर योग्य होता है, कर योग्य होता है। कुल पेंशन का 1/3, कुल पेंशन का 2/3, कुल पेंशन का 1/4, कुल पेंशन का 1/2। बताइए, कुल पेंशन का 1/3। ध्यान दीजिए जब ग्रेचुटी प्राप्त नहीं होगी तो कुल पेंशन का 1/3, और जब ग्रेचुटी प्राप्त होगी तो कुल पेंशन का 1/2। ये ध्यान रखिएगा। एक गैर सरकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक गैर सरकारी कर्मचारी जो ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं उनके लिए करमुक्त ग्रेचुटी की अधिकतम राशि क्या है। कह रहा है कि ऐसे कर्मचारी जो ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, कह रहा है कितनी राशि ग्रेचुटी मिलेगी कर मुक्त होगा।
मोटा मोटी याद रख लीजिएगा, 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुटी कर मुक्त होती है, 20 लाख से अधिक वाली कर योग्य होती है। वहीं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो पूरा पूरा कर मुक्त हो जाएगा उसका। गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में 48 नंबर क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेचुटी की रकम होती है, मतलब एक सरकारी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको ग्रेचुटी मिलती है, चाहे जितना भी मिले, टोटल कर मुक्त होता है। तो पूर्णतः क्या होता है, कर से मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ई। कर्मचारी द्वारा न ली गई छुट्टियों के बदले में प्राप्त राशि की अधिकतम कर मुक्त सीमा है। कह रहा है कि मान के चलिए कोई कर्मचारी है, नौकरी कर रहा है और छुट्टी उसको मिलता है, छुट्टी नहीं लेता है, लेकिन छुट्टी नहीं लेगा तो छुट्टी के बदले पैसा मिलेगा। सारा छुट्टी का पैसा जोड़ कर लिया, कितना तक मिलेगा कि कर मुक्त होगा, बताइए। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। 5 लाख तक छुट्टी का पैसा मिलता है तो टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख से अधिक मिलता है तो टैक्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। मनोरंजन भत्ते की कटौती की अधिकतम सीमा क्या है? एंटरटेनमेंट अलाउंस की कटौती की मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? सभी कर्मचारियों के लिए 5,000, सभी कर्मचारियों के लिए 5,000, सरकारी कर्मचारियों के लिए 5,000, निजी कर्मचारियों के लिए 5,000, सकल वेतन का 1/5। सही ऑप्शन क्या है कि मनोरंजन भत्ते की कटौती केवल सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होती है और भी 5,000 रुपये तक। माली की सुविधा का मूल्य कर योग्य होता है। एक माली होता है, गार्डनर जिसको कहते हैं, उसको जो फैसिलिटी मिलती है वो कर योग्य होता है। किसके लिए? प्रत्येक कर्मचारी को तो मिलेगा ही नहीं, विशिष्ट कर्मचारी को मिलेगा, इसके लिए कर योग्य होती है। अधिकारी, डायरेक्टर ऐसा कुछ नहीं है, केवल विशिष्ट कर्मचारी को लिए क्या होती है, माली की सुविधा जो मिलती है वो टैक्सेबल। ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर की दर है, हेल्थ एंड एजुकेशन जो टैक्स का रेट है वो कितना परसेंट है? 2%, 3%, 4%, 5%? 4% है, मुझे याद रखिएगा। छात्रावास भत्ता, सैलरी का क्वेश्चन है कि हॉस्टल अलाउंस, जैसे किसी कर्मचारी के बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उनको हॉस्टल अलाउंस मिलता है। कह रहा है छात्रावास भत्ता प्रति बच्चा कर मुक्त होता है। भाई अधिकतम 2 बच्चों तक होता है। कितना रुपया तक होता है? 200, 300, 500, 1,000? भाई 300 रुपया है, कितना? 300 रुपया, 300 रुपया प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक कर मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मकान दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में है तो मकान किराए भत्ते की गणना में वेतन को लिया जाता है। अभी मैंने पीछे बताया था कि यदि मकान दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में है तो मकान किराए भत्ते की गणना करते समय वेतन का कितना परसेंट लिया जाएगा? तो मुझे आपको बताए थे कि 50%, 50%। लेकिन इन 4 बड़े महानगरों को छोड़कर किसी अन्य महानगर माने नगर में है, शहर में है, तो वहाँ 40%। एक कर्मचारी को अधिकतम 2 बच्चों के लिए प्रति माह प्रति बच्चा शिक्षा भत्ता दिया जाता है। अब देखिए, कोई कर्मचारी है, उसके बच्चे हैं, तो शिक्षा एजुकेशन अलाउंस 2 बच्चों का मिलता है, अधिकतम 2 बच्चों का। पूछ रहा है कि कितना रुपये तक कर मुक्त होता है? 200 रुपया, 100 रुपया, 300 रुपया? तो 100 रुपया प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक क्या होता है, कर मुक्त। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपया। 56 नंबर क्वेश्चन है कि अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास की दर है। इनकम टैक्स के रेट के अकॉर्डिंग जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं उस पर डेप्रिसिएशन का रेट कितना है भाई? 25%, 25%। बाकी गलत है। नए प्लांट पर अतिरिक्त ह्रास की दर कितनी है? मतलब सपोज करिए कि कोई नया प्लांट हम लगा रहे हैं, जो पहले से प्लांट चल रहा है उसके अतिरिक्त, तो नए प्लांट पर डेप्रिसिएशन का रेट कितना होता है? 5%, 10%, 15%, 20%? 20%। और एडिशनल प्लांट जो प्रोडक्शन के उद्देश्य से लगाई जा रही है उस पर डेप्रिसिएशन 20% की रेट से होता है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, अशोधित ह्रास को अगले कितने कर निर्धारण वर्षों तक समायोजन हेतु आगे ले जाया जा सकता है? अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आगे कितने वर्षों तक समायोजन, मतलब उसे कैरी फॉरवर्ड कितने सालों तक के लिए किया जा सकता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष, अनिश्चित काल तक? अनिश्चित काल तक के लिए होता है। नेक्स्ट है कि किराएदार द्वारा मकान को पुनः किराए पर
ध्यान से समझिएगा। एक किराएदार है, उस किराएदार ने उस मकान को जिसमें वो रह रहा है पुनः उसे किराए पर उठाता है और उससे कोई इनकम प्राप्त करता है। तो वो पूछ रहा है वो इनकम कहाँ कर योग्य होगी। तो भाई यदि खुद का मकान है किराए पर उठाया है तो हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन किराएदार ने मकान को किराए पर उठाया है तो मकान संपत्ति में तो जाएगा नहीं, अन्य साधनों से है क्योंकि उसकी अदर इनकम हुई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, अन्य साधनों से आए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 60 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि पारिवारिक पेंशन निम्न में से किस सीमा तक कर मुक्त होती है। जो हमको फैमिली पेंशन मिलती है, पेंशन अलग चीज है, फैमिली पेंशन अलग चीज है। जो पेंशन होती है वो सैलरी में जाती है और जो फैमिली पेंशन होती है वो अदर सोर्सेस में जाती है। तो कह रहा है किस सीमा तक कर मुक्त होती है। पेंशन का 1/3 या 15,000 जो दोनों में कम हो, यही सही है। ठीक है ना, कितना होती है, जो भी पेंशन मिलेगा उसका 1/3 भाग या 15,000 जो दोनों में कम हो वो अदर सोर्सेस में जाएगी और कर मुक्त। नगद उपहार किस सीमा तक कर योग्य होते हैं। मान लीजिए कैश में किसी को गिफ्ट मिलता है, तो कितना रुपए तक मिलेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 20,000, 5,000 से अधिक किसी वस्तु के मूल्य तक, इनमें से कोई 5,000 से अधिक मिल रहेगा तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। अब 5,000 तक कैश उपहार मिलेगा कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि एक सांसद का वेतन किस शीर्षक में कर योग्य हो। देखिए पीछे जो पढ़े थे सांसद का भत्ता पढ़े, तो भत्ता पूर्णतः कर मुक्त होता है। यहाँ पूछा जा रहा है सांसद का वेतन, पूछ रहा है कि किस शीर्षक में वो कर योग्य होता है। ठीक है, वेतन में, व्यापार अथवा पेशे में, पूंजी लाभ में, अन्य साधनों से आय, अन्य स्रोतों से आय में कर योग्य होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला है धारा 80 डी डी, रिडक्शन है 80 डी डी के अंतर्गत निःशक्तता के संबंध में, मतलब पूर्णतः विकलांग, फिजिकली हैंडीकेप के संबंध में स्वीकृत कटौती की राशि कितनी होती है। मतलब धारा 80 डी डी के अंतर्गत कितनी छूट मिलती है। 50,000, 75,000, वास्तविक व्यय बताइए। 75,000 रुपये तक की छूट मिलती है, लेकिन यदि पूर्णतः वो विकलांग है तो वहां पे 1,25,000 होगा और आंशिक है तो 75,000 रुपये तक की छूट उसे प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर, ध्यान से पढ़िएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में दिए गए, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में दिए गए किस दान पर 100% कटौती स्वीकृत। नीचे कुछ नाम दिए गए हैं क्योंकि जो दान के संबंध में कटौती होती है वो धारा 80 जी के अंतर्गत होती है। उसमें भी दो कैटेगरियां हैं, एक 50% सीमा वाले दान, एक 100% सीमा वाले दान। मतलब कुछ दान ऐसे होते हैं जिस पर 50% तक की छूट मिलती है और कुछ दान ऐसे होते हैं जिस पर 100% की छूट मिलती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो कौन सा दान है जिस पर 100% तक की छूट उसे कटौती मिलती है। प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष में दान, राष्ट्रीय खेल कोष में दान, राजीव गांधी फाउंडेशन में दान, जवाहरलाल नेहरू स्मृति में दान। तो सही ऑप्शन है राष्ट्रीय खेल कोष में यदि दान देते हैं तो 100% कटौती प्राप्त। अगला है धारा 80 सी की कटौती लागू होती है। धारा 80 सी की कटौती किस पर लागू होती है। एक व्यक्ति और संयुक्त हिंदू परिवार पर, की फर्म पर, की सहकारी समितियों पर, की कंपनी पर। एक व्यक्ति और संयुक्त हिंदू परिवार पर धारा 80 सी की कटौती अप्लाई होती है, लागू होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धारा 80 डी के अंतर्गत आती है। धारा 80 डी के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं। मतलब कह रहा है निम्न में से कौन सा जो मद है, चार जो मद दिया गया है 80 डी के अंतर्गत आती है। उच्च शिक्षा के लिए गए ऋण पर कटौती, ये तो होगा नहीं, 80 ही है। विकलांग आश्रितों की चिकित्सा पर व्यय, चिकित्सा बीमा हेतु प्रीमियम, और इनमें से कोई। सोच के बताइए किसके अंतर्गत आता है। 80 डी जो है चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में आता है। विकलांगता वाला 80 डी डी है, ये क्या है 80 जी है, ये हमारा 80 डी डी है और ये हमारा 80 डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। धारा 80 एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा ऋण के संबंध में।
80 के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की छूट की सीमा क्या है? यदि धारा 80 के अंतर्गत हायर स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए हम लोन लिए हैं, तो उस पर कितना ब्याज की छूट मिलती? 20,000, 25,000, 30,000, पूरी राशि की छूट इस पर मिलती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 68 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एक निवासी व्यक्ति को साहित्यिक पुस्तक पर रॉयल्टी के 5 लाख रुपए मिले, उसे धारा 80 क्यू बी में कटौती मिलेगी। कह रहा है कि एक निवासी, कोई भारत का निवासी व्यक्ति है, वो पुस्तक छाप लिखता है, उसको रॉयल्टी मिलती है, और रॉयल्टी में उसे कितना मिला भाई? 5। पहले तो जान लीजिए कि रॉयल्टी जो है वो धारा 80 क्योंकि बी के अंतर्गत आती है। पूछ रहा है इस पर कितना छूट मिलेगा? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उसे 3 लाख रुपए तक की कटौती उसे रॉयल्टी के संबंध में प्राप्त। ऑप्शन नंबर बी। किस आय पर धारा 80 जी की कटौती नहीं दी जाती? यहाँ क्या पूछा है? नहीं दी जाती। कह रहा है कि कौन सी इनकम है जिस पर धारा 80 ई की कटौती नहीं दी जाती? वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, कोई नहीं। तो सही आंसर है लॉन्ग टर्म कैपिटल पर धारा 80 जी की कटौती नहीं दी जाती। ऑप्शन नंबर सी। इसका थोड़ा सा नीचे कट गया है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि श्री ए पूर्णतः अंधे हैं, वो धारा 80 यू के अंतर्गत कटौती मिलेगी। ध्यान दीजिए, 80 यू के अंतर्गत कटौती पूर्ण रूप से जो हैंडीकेप, विकलांग होते, अंधे होते हैं, ऐसे समझ, उनको कटौती मिलती। 50,000, 75,000, 1 लाख, इनको मिलेगी 1,25,000। क्यों? ये पूर्णतः अंधे हैं। यहाँ पे लिखा है कि पूर्णतः अंधे, फुली ब्लाइंडनेस होंगे तो उनको 1,25,000, केवल अंधे होंगे 75। ऑप्शन नंबर डी होगा, नीचे दिया गया। देखिए ये दिया है 1,25,000। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन। धारा 80 ई के अंतर्गत कटौती मिलती है। 80 ई के अंतर्गत किसको कटौती मिलती है? दान के संबंध में तो है या नहीं है, ये तो 80 जी है। चिकित्सा व्यय के संबंध में ये 80 डी है। उच्च शिक्षा के लिए गए ऋण के भुगतान के संबंध में कटौती यही है, हायर एजुकेशन के लिए 80 ई। एक व्यक्ति सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ में वित्त वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा करने पर ब्याज की कटौती प्राप्त कर सकता है? कह रहा है कि कोई कर्मचारी है, अपने पीपीएफ अकाउंट में, मैंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में अधिकतम कितना राशि जमा करेगा कि उसको ब्याज की कटौती मिलेगी? 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए तक वो जमा कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। यदि ज्यादा करता है तो कटौती नहीं मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन, कौन सी आय को पूर्णांकित किया जाता है? पूर्णांकित का मतलब समझते हैं? राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मतलब होता है, यहाँ बता देना है, 12,80,962 रुपया। तो इसको हम जानेंगे 12,80,900। ठीक इसी तरह 10, 80, 567, ध्यान दीजिएगा, इसको हम जानेंगे 10, 80, 570। ये जो लास्ट वाला डिजिट है, यदि 5 रुपए से कम है तो छोड़ देंगे, और 5 रुपए से अधिक है तो 10 रुपये मानेंगे। इसी को कहते हैं राउंड अप। अब यहाँ पे राउंड अप पूर्णांकित किया जाता है, सकल कुल आय को, कुल आय को, दोनों को, इनमें से कोई किसी को बताइए। राउंड अप किसको किया जाता है? टोटल इनकम को राउंड अप किया जाता है, न कि सकल कुल आय। धारा 80 की कटौती प्रदान की जाती है। धारा 80 की कटौती किसको मिलती है? सहकारी समिति को, व्यक्ति को, कंपनी को, हिंदू विभाजित परिवार को। तो उसको मिलती है सहकारी समितियों को, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी को धारा 80 के अंतर्गत कटौती प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान की कटौती मिलती है। यदि हम कोई पैसा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में हम जमा करते हैं तो पूछ रहा है उस पर हमको कितनी कटौती प्राप्त? 50%, 25%, 100% की 30%? बताइए कितना परसेंट मिलता है? पूरा पूरा 100% मिलेगा। धारा 80 जीजी निम्न में से किससे संबंधित है? 80 जीजी किससे रिलेटेड है? जीवन बीमा प्रीमियम से, कि दान से, मकान किराए के भुगतान से, कि शारीरिक
अयोग्यता से, मकान किराए के भुगतान से। 80G उच्च शिक्षा के लिए लिए गए हैं, 80GG मकान किराए के संबंध में भुगतान। ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर क्वेश्चन है, सट्टे के व्यापार से हानि की पूर्ति की जा सकती है। सपोज करिए कि सट्टा का कोई बिजनेस है, उससे हानि हो गई, तो उसको कैरी फॉरवर्ड आगे किससे कर सकते हैं, मैंने उस हानि की पूर्ति किससे कर सकते हैं? लॉटरी के लाभ से, सट्टे के व्यापार के लाभ से, घुड़दौड़ के लाभ से, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई सट्टे के व्यापार से हानि होती है तो उसका केवल पूर्ति सट्टे के व्यापार के लाभ से ही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। सारे चैप्टरों से कवर किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ चैप्टर छूट गए हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जाए, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल से हमें लॉस हो जा रहा है, क्योंकि कैपिटल गेन के अंतर्गत दो तरीके के कैपिटल गेन होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल से हमको लॉस हो रही है, तो इसकी पूर्ति किससे करेंगे? अल्पकालीन पूंजी लाभ, दीर्घकालीन पूंजी लाभ इनमें से किसी भी आय से। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल से लॉस हो रही है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही हम पूर्ति करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रही है तो उसे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों से कर देंगे। लॉन्ग दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है। अब देखिए क्वेश्चन एक ही जैसा लग रहा है लेकिन अलग अलग है। कह रहा है कि दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है अगले कितने वर्षों में? 4 वर्षों में, 6 वर्ष में, 8 वर्ष में, 10 वर्ष? सोच के बताइए कितने वर्षों में कर सकते हैं? अगले 8 वर्षों में उसे पूरा हम कर सकते हैं। किससे? केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। अब यहाँ पे फिर कह रहा है कि सट्टे के व्यापार से यदि हानि होती है तो उसकी पूर्ति कितने वर्षों में कर सकते हैं? 4 वर्ष, 8 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। 4 वर्ष में उसकी पूर्ति हम कर सकते हैं। अशोधित ह्रास की पूर्ति भविष्य में कितने वर्षों तक की जा सकती है? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन से यदि लॉस हमको हो जा रहा है तो उसकी पूर्ति हम कितने वर्षों में कर सकते हैं? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 4 वर्ष, कोई सीमा नहीं है। सही ऑप्शन है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जब तक वो पूरा राइट ऑफ नहीं होगा तब तक हम अप्लीकेट करते ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर। ठीक है, देखिएगा ये 82 नंबर हमारा क्वेश्चन है। एक सेकेंड, 82 नंबर। 82 नंबर कह रहा है 1 अप्रैल 1999 से पहले लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती। ध्यान से समझिएगा, हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 1999 से पहले लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती स्वयं रहने के मकान के संबंध में होती है। कह रहा है स्वयं के रहने के मकान के संबंध में कोई मकान बनवाने के लिए कर्ज लिया है, 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है, तो उस पर ब्याज की कटौती पूछ रहा है कि कितनी मिलेगी? 1,30,000, 1,50,000, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा? ये देखिए सीरियल गड़बड़ा गया है, ये बी होगा, ये सी होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 30,000 रुपये तक की कटौती मिली। किराए पर उठे हुए मकान के निर्माण के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती। जैसे मान के चलिए कोई मकान है, हमने कर्जा लेके बनवा दिया और किराए पर उठा दिया, ऐसे मकान पर ऋण पर ब्याज जो आएगा कटौती कितनी मिलेगी? 50,000, 10,000, 1,50,000, कोई सीमा नहीं। सोच के बताइए। कोई सीमा नहीं। सही बात, कोई सीमा नहीं, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं। 84 नंबर क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। यदि स्वयं रहने के मकान के निर्माण के संबंध में ऋण 1/4/1999 के बाद, उधर वाला जो क्वेश्चन था 1 अप्रैल 1999 के पहले, अब 1 अप्रैल 1999 के बाद है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा स्वयं के रहने का ये भी लिया गया है, तो ब्याज की कितनी कटौती मिलेगी? 1,30,000, 1,25,000, 2,00,000? बताइए। ऐसे दशा में 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया है और स्वयं का मकान है तो 2,00,000, 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया गया और स्वयं के रहने का मकान है तो 30,000। इस संबंध में कितनी कटौती मिलेगी? उसे 2,00,000। ठीक है। वार्षिक मूल्य अधिनियम की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत आती है? एनुअल वैल्यू किस सेक्शन के अंतर्गत, माने इनकम टैक्स एक्ट के किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? 24(1), 23, 18(2), इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? धारा 23 के अंतर्गत एनुअल वैल्यू का डेफिनेशन दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी 86 नंबर। किराए पर उठे हुए मकान के लिए ऋण पर ब्याज की कटौती की सीमा है। मतलब ऐसा मकान जो किराए पर उठा हुआ है, उस मकान के ऋण पर ब्याज की कटौती की सीमा कितना है? 30,000, 1 लाख, 2 लाख, इनमें से कोई। बताइए कितनी सीमा है? 2 लाख। ऑप्शन नंबर सी। वैधानिक कटौती दी जाती है, स्टेचरी ड्यू डिडक्शन होता है जब एनुअल वैल्यू में से कितना परसेंट होता है? 30%, 20%, 15% ऑफ एनुअल नेट एनुअल वैल्यू। 30% नेट एनुअल वैल्यू का होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 88 नंबर, 88 नंबर, कि मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना का आधार होता है। कह रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी शीर्षक के अंतर्गत इनकम के गणना का आधार क्या होता है, उसका बेस क्या होता है? नगर पालिका मूल्य, प्राप्त किराया, मानक किराया, वार्षिक किराया। बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर होगा एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य। मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगर पालिका कर की कटौती मिलेगी। ये कोई मकान है, उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्युनिसिपल टैक्स की कटौती मिलेगी। कब मिलेगी? गत वर्ष में किराएदार द्वारा दिया गया हो। कौन? नगर पालिका कर। गत वर्ष में मकान मालिक द्वारा दिया गया हो, गत वर्ष में दिए हो, इनमें से कोई नहीं। मतलब नगर पालिका कर तभी देय होगा या कटौती मिलेगी जब उस गत वर्ष में उसके मकान मालिक के द्वारा दिया गया हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाले मकान की आय होगी। मतलब खुद के रहने के लिए कोई मकान है, खुद के व्यापार के उपयोग के लिए कोई मकान है, उससे यदि इनकम होती है तो वह इनकम किस शीर्षक में कह रहा है? कर योग्य होगी। मकान की आय क्या होगी? देखिएगा क्वेश्चन हमारा है स्वयं के मकान में अपना व्यापार चला रहे हैं तो उसकी आय क्या होगी? हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत शुद्ध लाभ होगी, उचित किराया होगी, नगर पालिका शून्य होगी, एकदम जीरो होगी। क्योंकि खुद के मकान में खुद का बिजनेस चल रहा है तो कौन सा इनकम उस मकान का। अगला क्वेश्चन है 91। लास्ट के 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी मैं करा दे रहा हूँ, थोड़ा 1 सेकंड का ब्रेक चाहिए, बने रहिएगा आप लोग इसमें। देखिए पढ़िए, इसमें दिख रहा है कि 91 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, धीरे धीरे पढ़ते हैं, कि मकान संपत्ति से आय की गई गणना करते समय, ध्यान से समझिएगा, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम की गणना करते समय ब्याज छोड़कर अन्य व्ययों के संबंध में कटौती की मात्रा है। ब्याज को छोड़कर अन्य व्ययों के संबंध में कटौती की मात्रा है। वार्षिक मूल्य का 1/3, वार्षिक मूल्य का 1/3। 1 सेकंड थोड़ा रुकिएगा। तो हम लोग थे वार्षिक मूल्य का, यहाँ कह रहा है कि 1/3, वार्षिक मूल्य का 1/4, प्राप्त किराए का 1/4 और वार्षिक मूल्य का 30%। बताइए मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय ब्याज को छोड़कर अन्य व्ययों के संबंध में कटौती की मात्रा कितनी होती है? पीछे बताए थे कि हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत जब हम उसकी गणना करते हैं तो नेट एनुअल वैल्यू में से जो डिडक्शन की बात करते हैं वो 30% होता है, जो उसका वार्षिक मूल्य होता है उसका 30% होता है। पीछे एक क्वेश्चन आया था, बस वो था कि वो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था और ये थोड़ा सा घुमा कर दिया। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मकान संपत्ति को किराएदार द्वारा पुनः किराए पर उठाने से, मतलब कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उसका किराएदार ने, मतलब वो किराए पर उठा हुआ है और उस किराएदार ने उस मकान को दोबारा किराए पर उठा दिया है, तो इससे होने वाली आय ये कहाँ कर योग्य होगी? मकान संपत्ति से आय में, कि अन्य साधनों से आय में, कि कर मुक्त होगी, कि व्यवसाय की आय में? तो सही आंसर होगा अन्य साधनों से आय में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। शायद क्वेश्चन पीछे आया था। एक चीज और जानकारी के लिए आप लोग को बता दूं, वैसे काफी चैप्टरों को मैंने कवर किया है, इतना ही इसी मैराथन 100 क्वेश्चन में, लेकिन कुछ चैप्टर्स इसमें से छूट गए। जैसे रिटर्न वाला चैप्टर छूट गया है, जीएसटी वाला छूट गया है,
समय मिलेगा तो आप लोग को फिर से लेक्चर में उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। जब नहीं समय मिलेगा तो, क्योंकि अभी अकाउंटेंसी का भी आप लोग का एक लेक्चर देना है, मैराथन क्लास, जो मोस्ट सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब समय ही कहाँ है, 19 तारीख को आप लोग का पेपर भी जनरली है। ठीक है ना, तो आप लोग मेहनत करिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो क्वेश्चंस मिलना है उसको बस रेगुलर देखते जाइए, जितना समय 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा जो भी मिले पढ़ते जाइए। और क्योंकि ये तो 20 ही नंबर का आएगा कॉमर्स वाला, बाकी जो 80 नंबर का है उस पर कवर करिए, मतलब जो 70 नंबर 80 नंबर जो भी बच रहा है उस पर फोकस करिए, क्योंकि वहाँ उधर स्कोर कर ले जाएंगे तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन तो हो ही जाए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर, नगर पालिका कर क्या है। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपसे कि म्युनिसिपल टैक्स होता क्या है। स्थानीय नगर निगम को भुगतान की जाने वाली वार्षिक राशि, स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति का वार्षिक मूल्य, किराए पर दी गई संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। बताइए, नगरपालिका मूल्य का मतलब क्या होता है। स्थानीय नगर निगम को भुगतान, जो हम सालाना पेमेंट करते हैं नगर पालिका को, नगर निगम को, उसी को हम म्युनिसिपल टैक्स के नाम से, नगरपालिका कर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ई। भवन निर्माण से पूर्व भवन निर्माण से पूर्व ऋण भुगतान की गई ब्याज की कटौती के लिए स्वीकृत है। देखिएगा, बिल्डिंग के निर्माण से पहले ऋण भुगतान की गई ब्याज की कटौती स्वीकृत है। 8 वर्षों में 2 किस्त, 4 वर्षों में 1 किस्त, 7 वर्षों में 3 किस्त, 5 वर्षों में 5 किस्त। इसका सही आंसर है कि भवन के निर्माण के लिए ऋण लिया गया है, उस पर जो ब्याज की कटौती मिलती है वो 5 वर्षों में 5 किस्तों के माध्यम से मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। ये कह रहा है कि पूंजी लाभ उत्पन्न होता है, कैपिटल गेन उत्पन्न होता है व्यापार की पूंजी पर, व्यापार के रहतियों पर, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर, कि इनमें से कोई नहीं। जो हमारा कैपिटल गेन उत्पन्न होता है जब एक अपनी पूंजी संपत्ति को कहीं ट्रांसफर करते हैं, दूसरे को नाम से बेचते हैं या देते हैं, वहां पे हमारा कैपिटल गेन उत्पन्न होता है। तो सही आंसर होगा पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन है कि जो पूंजी लाभ, कैपिटल गेन को दीर्घकालीन होने के लिए करदाता के पास संपत्ति रहनी चाहिए, क्योंकि जो कैपिटल गेन होता है जनरली वो 2 तरीके से होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसका ड्यूरेशन 1 साल तक के लिए होता है, मतलब खरीद के 1 साल के अंदर बेच दिए, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसका ड्यूरेशन 36 महीने होता है, खरीद कर रखे और 36 महीने बाद जब बेच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि दीर्घकालीन होने के लिए करदाता के पास वो संपत्ति रहनी चाहिए, कितना, 40 माह, 36 माह, 36 माह से अधिक, 36 माह से कम। तो सही आंसर है 36 माह से अधिक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आज कोई संपत्ति खरीदे तो उसे 36 महीने बाद बेच रहा है, उससे जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस होगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पटना में स्थित भूमि का टुकड़ा बेचने पर, देखिएगा पटना में एक भूमि का टुकड़ा है, उसको बेचा, बेचने पर डी को गत वर्ष में 5 लाख रुपए का लाभ। पटना में एक जमीन है ऐसे समझिए, उसको डी को हमने बेचा, 5 लाख रुपए लाभ हुआ। भूमि का टुकड़ा 30/12/2019 को खरीदा गया था। ये खरीदे कब थे, 2019 में खरीदे थे। अब कब चल रहा है, 2025 चल रहा है। और उस पर साख भाजी उगाई जा रही थी, उस पर कुछ भी हो रहा, उससे हमसे क्या मतलब, कर योग्य होगा। अब बताइए कैसे कर योग्य होगा भाई, बताइए। अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा कि दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा, कि लाभ कृषि भूमि बेचने पर हुआ अथवा कर योग्य नहीं होगा, कि व्यापारिक। ये दीर्घकालीन लाभ होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया था, खरीदा था 19 में, बेचे हैं और 36 महीने से अधिक हुआ। अब जैसे 36 महीने से अधिक हो, चाहे वो लाभ कितना भी हो या कुछ भी उस बिल्डिंग पर, तो वहां पे हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ऑप्शन नंबर। इसी तरह है कि एक व्यक्ति की दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर निम्नलिखित दर से कर लगेगा, मतलब पूछ रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर
यदि दीर्घकालीन लाभ हो रहा है, उस पर पूछ रहा है किस रेट से टैक्स लगेगा, 10%, 15%, 20%, 30%, पर 20% के रेट से लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। लास्ट के दो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अंशों की दशा में, ध्यान दीजिएगा, अंशों की दशा में अल्पकालीन पूंजी लाभ होता है। शेयर की दशा में जो कैपिटल गेन होता है थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? 24 महीने में बिक रहे हो, अल्पकालीन हो, 12 महीने से पहले बिक रहे हो, इनमें से 12 महीने से पहले जब बिक रहे हो तो शेयरों की दशा में वो क्या होता है? अल्पकालीन पूंजी लाभ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। इसका तो आंसर ऑलरेडी लिखा गया है कि पूंजी लाभ की गणना किस धारा के अंतर्गत की जाती है। मतलब जो हम कैपिटल गेन की जो कैलकुलेशन करते हैं वो पूछ रहा है कि किस सेक्शन के अंतर्गत किया जाता है। आंसर ऑलरेडी आप लोग के पास पड़ा ही हुआ है। आंसर हो जाएगा सी, अंडर सेक्टर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग 48 सेक्शन के अंतर्गत कैपिटल गेन की गणना की जाती है। तो भाई इस तरह आप लोग का इनकम टैक्स का 100 मैराथन क्लास आप लोग का कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चनों का हेल्प मिल जाए, क्योंकि बिहार जीविका का पेपर तो उसे मिला नहीं, और कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस लेवल के आएंगे, अब ये अंधेरे ही में है, लेकिन फिर भी आप लोग मेहनत करिएगा, जो सिलेबस दिया है उसी में से पूछिएगा। और 3 ही टॉपिक दिया है, टैक्स, अकाउंट और ऑडिटिंग। तो इसको एक बार बहुत ज़्यादा उस पर दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से 2-3 बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी जो पार्ट बच रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक लेक्चर और आप लोग को देना है अकाउंटेंसी का।